हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 में बायोलॉजी विषय में आपका जो किंगडम प्रोटिस्टा चल रहा है उसी किंगडम प्रोटिस्टा में ही आगे का टॉपिक है आपका जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह। देखिए किंगडम प्रोटिस्टा में कितने सारे समूह आते हैं। आज के वीडियो में उन्हीं समूहों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस पूरे फ्लो चार्ट में समूह के नाम दिए गए हैं और थोड़ा थोड़ा इन समूह के बारे में समझेंगे। और इन्हीं समूह में से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका यूग्लिनाइड और डायटसम डाइनोफ्लैजेलेट, इन्हीं को अगले वीडियो में फिर विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए क्या है कि जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह यानी किंगडम प्रोटिस्टा के मेन ग्रुप्स क्या है। सबसे पहले जगत प्रोटिस्टा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है यानी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, दूसरे है अवपंख फफूंद, तीसरा है प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। तो इसी में जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट है तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो वो 3 भाग हैं यूग्लिनाइड, डायटसम, डाइनोफ्लैजेलेट। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट क्या होते हैं आप पीछे भी पढ़ करके आए हो कि कुछ कुछ प्रोटिस्टा या कुछ प्रोटिस्ट प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हरे पादपों की तरह होते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषी से तात्पर्य है कि ऐसे प्रोटिस्ट जिनके शरीर में पर्णहरिम वर्णक यानी कि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और ये हरे पादपों की तरह, हरी वनस्पतियों की तरह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यानी कि प्रकाश का संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। इतना हम पीछे पढ़ कर के आए हैं। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट को 3 भागों में बांटा गया है। उन्हीं 3 भागों को आज सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद अवपंख फफूंद पे पहुंचेंगे। देखिए यूग्लिनाइड, ये एक छोटी सी टेबल बना दी है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। लक्षण, ये लक्षण है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट को उनके गुण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, यूग्लिनाइड, डायटसम, डाइनोफ्लैजेलेट। ठीक है, तो यूग्लिनाइड प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक किसमें उपस्थित होता है तो तीनों में सेम कैटेगरी रखी गई है, पर्णहरिम ए, पर्णहरिम बी। देखिए पर्णहरिम ए और पर्णहरिम बी दोनों के पर्णहरिम के प्रकार हैं। पौधे के शरीर में जो पर्णहरिम नवनिर्मित होता है उसे पर्णहरिम बी, और जो पर्णहरिम पहले से उपस्थित होता है यानी पहले से निर्मित होता है उसे पर्णहरिम ए कहा जाता है। इस प्रकार पर्णहरिम को 2 भागों में बांटा गया। तो यूग्लिनाइड में भी पर्णहरिम वर्णक ए उपस्थित होता है और वर्णक बी भी। इसी प्रकार इसमें भी, डायटसम में भी और डाइनोफ्लैजेलेट में भी, तीनों में इसी प्रकार उपस्थित होते हैं। इसके बाद दूसरा लक्षण है संचित भोज या संचित भोजन। ठीक है, तो यूग्लिनाइड में जो भोजन है वो वसा, पैरामाइलम, स्टार्च 3 के रूप में संचित होता है। यानी वसा, पैरामाइलम, स्टार्च के रूप में यूग्लिनाइड में भोजन संचित होता है। डायटसम में जो भोजन है वो तेल, ल्यूसिन, तेल और ल्यूसिन के रूप में डायटसम में भोजन संचित होता है। इसके बाद आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट में तेल और मंड के रूप में, तेल भी होगा और मंड भी होगा। मंड को स्टार्च कहते हैं, तेल ऑयल यानी तेल और मंड के रूप में डाइनोफ्लैजेलेट में भोजन संचित होता है। इसके बाद यूग्लिनाइड का सबसे सर्वोत्तम या सबसे अच्छा उदाहरण यूग्लिना है, यानी जगत प्रोटिस्टा का भी सबसे अच्छा उदाहरण यूग्लिना है। इसके बाद तेल, ल्यूसिन, डायटसम यानी उदाहरण जो है डायटसम का डायटसम ही है। उसके बाद डाइनोफ्लैजेलेट का उदाहरण भी डाइनोफ्लैजेलेट है। आपको एक क्वेश्चन बताया था
कि पादप और कवक के बीच की संयोजक कड़ी कौन है। तो पादप जंतु और कवक, पादप जंतु कवक तीनों के बीच की संयोजी कड़ी आपका युगलीना है। आप याद रखना, पूछा जाता है कि पादप जंतु कवक तीनों के बीच की संयोजी कड़ी यानी तीनों के लक्षण ऐसे कौन से जीव या ऐसे कौन सा पादप है जिसमें मिलते हैं। तो आपको एग्जाम्पल से या उत्तर में बताना है युगलीना। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट 3 भागों में बांटे गए, युगलिनाइड, डायटसम, डायनोफ्लैजेलेट। तो इसी के तीनों के लक्षण भी बता दिए हैं, 2-2 लक्षण और उदाहरण भी लिखा हुआ है। इसके बाद आगे हम आते हैं जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह के दूसरे भाग में, अवपंक फफूंद। देखिए आपको पता है कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत फफूंद भी आती है। अवपंक फफूंद यानी ऐसी फफूंद जो कहीं भी किसी भी नम भूमि, नम स्थानों पर उचित परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर उत्पन्न हो जाती हैं। तो अवपंक फफूंद को भी 2 भागों में बांटा गया है, कोशिकीय रूप, अकोशिकीय रूप। तो अवपंक फफूंद को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला कोशिकीय रूप यानी ऐसी फफूंद जिसमें कोशिका उपस्थित होती है। आप पीछे पढ़ कर के आए हो कि जगत प्रोटिस्टा के जो जीव हैं वो एक कोश की जीव होते हैं। तो एक कोश की जीव होते हैं। जब हम बात करते हैं कोशिकीय रूप यानी अवपंक फफूंद की, तो ये ऐसी फफूंद है जिसका शारीरिक संरचना, शारीरिक ढांचा एक कोशिका से निर्मित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट, अकोशिकीय रूप यानी अवपंक फफूंद का अकोशिकीय रूप, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिका उपस्थित नहीं होती है, यानी कोशिका अनुपस्थित होती है, उसे अकोशिकीय रूप। देखिए पहले कोशिकीय रूप और इसी से ही अकोशिकीय रूप भी निर्मित हो जाता है। तो अवपंक फफूंद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कोशिकीय रूप और अकोशिकीय रूप। कोशिकीय रूप में एक कोशिका उपस्थित होती है और अकोशिकीय रूप में किसी भी प्रकार की कोई कोशिका उपस्थित नहीं होती है। और अवपंक फफूंद बताया कि ऐसी फफूंद जो अनुकूल परिस्थितियों में नम वातावरण, नम स्थानों पर जो है उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद अब हम आते हैं प्रोटिस्टा के तीसरे भाग, जगत प्रोटिस्टा का तीसरा समूह, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। देखिए प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट, इसमें सामान्य रूप से प्रोटिस्टा के ही लक्षण वाले जीव सम्मिलित किए गए हैं और उन्हीं को अलग अलग भागों में उनकी जो शारीरिक ढांचा और संरचना है, आकारिकी और शारीरिक संरचना के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा आप पढ़ के पीछे आए हो कि इनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं कि एक स्वच्छ जल और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, स्वपोषी, हरे पादप होते हैं। इनमें एक कोशिका उपस्थित होती है। इनमें केंद्रक विकसित नहीं होता है, केंद्रक के स्थान पर न्यूक्लियाइड उपस्थित होता है ऐसा। और ये सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी, ससीम केंद्रीय होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इस प्रकार हम पीछे पढ़ कर के आए हैं प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा के सामान्य लक्षण में। तो प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा वही हैं जो प्रोटिस्टा जैसे लक्षण रखते हैं और इनको इनकी आकारिकी, शारीरिकी के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जंतु कशाभी, दूसरा अमीबा सदस्य या सार्कोडाइन, इसके बाद तीसरा पश्माभी या सीलिएट, चौथा है स्पोरोजोन्स। तो जंतु कशाभी यानी ऐसे जंतु जिनमें कशाभिका यानी कि फ्लैजिला पाया जाता है। आप पीछे पढ़ कर के आ रहे थे, जैसे ये जीवाणु कोशिका थी, इसमें ये बताया था कि ये एक स्टैक जैसा यानी धागा जैसी संरचना है जो कशाभिका या फ्लैजिला कहलाती है। और ये कशाभिका या फ्लैजिला जीवों को गति प्रदान करती है यानी चलने में मदद करती है। तो जिन प्रोटोजोआ में कशाभिका या फ्लैजिला पाया जाता है उन्हें जंतु कशाभी कह दिया गया, यानी ये ऐसे जंतु जो कशाभिका द्वारा गमन करते हैं। अमीबा सदस्य यानी ऐसे प्रोटोजोआ
जिनका शारीरिक ढांचा अनियमित प्रकार से बना हुआ होता है, अर्थात अमीबा की संरचना जैसा होता है। क्योंकि आप अमीबा की संरचना एक अनियमित आकार की होती है, जिसमें अनेक कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गाल्जी काया, राइबोसोम्स, केंद्रक, गुणसूत्र, क्रोमैटिन धागे, रिक्तिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका द्रव, इस प्रकार से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो अमीबा के अंदर भी वही उसी प्रकार से जो अमीबा सदस्य या सार्कोडाइन प्रोटोजोवा होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं, सॉरी प्रोटोजोवा नहीं, प्रोटिस्ट होते हैं, उन प्रोटिस्ट में अमीबा जैसे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो उन्हें अमीबा सदस्य या सार्कोडाइन कह दिया गया। इसके बाद पश्माभी या सीलिएट, आपको बताया था कि प्रचलन के आधार पर कुछ जंतुओं में प्रचलन सीलिया द्वारा, कशाभ द्वारा, पादाभ द्वारा, कूटपाद द्वारा होता है। तो यहां पर जो पश्माभी में रखे गए जीव हैं या जो प्रोटिस्ट रखे गए हैं, उनमें सीलिया उपस्थित होती है और उस सीलिया एक अनियमित प्रकार की संरचना होती है। यह भी प्रोटिस्ट को चलने में, गति करने में मदद करती है, इसलिए इन्हें पश्माभी या सीलिएट, सीलिया का ही विस्तृत रूप सीलिएट लिखा गया है। इसके बाद स्पोरोजोअन्स, स्पोरोजोअन्स गोल आकार की संरचनाएं होती हैं। जो ये गोल आकार की संरचनाएं हैं, ये प्रोटिस्ट को या प्रोटिस्ट के जीवों को अनुकूल परिस्थितियों में, यानी कि नम स्थानों पर या नम वातावरण में इनको चलने में मदद करती हैं और इनके जीवन यापन में तथा बाहरी रूप से इनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो उन्हें स्पोरोजोन्स में आने वाले जिनके समान लक्षण थे, समदर्शी लक्षण थे, उन जीवों को, उन प्रोटिस्टों को स्पोरोजोन्स में रख दिया गया। तो इस प्रकार से जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, अवपंक फफूंद, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट समाप्त होते हैं। आप इस पूरे डायग्राम को, यानी इस पूरे फ्लो चार्ट को बना लो, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर इसके आगे हम विस्तार से नहीं भी लिखेंगे, फिर भी हम इसकी हेडिंग्स को देख करके समझ पाएंगे।